सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ अपने ऐलान के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रही है, मगर इससे पहले मुल्की सियासत में दो बड़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से यह दावा हो रहा है कि नवाज शरीफ जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए डियाला जेल जाने का इरादा रखते हैं और वो बानी PTI से मुलाकात के लिए तैयार हैं। दूसरी खबर यह है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को ओहदे से हटाने की तैयारियां हो रही हैं और उस पर इब्तदाई काम भी शुरू कर दिया गया। दोनों खबरों की वफाकी वज़रा ने तरदीद की है। नवाज शरीफ से मुतलिक जब नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सवाल हुआ तो उन्होंने ऐसी क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर अफवाह है, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं है। मोहसिन नकवी साहब से जब आसिफ अली ज़रदारी की सदारत के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पहली बार सियासतदानों, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के इकट्ठे होने पर जिन लोगों को तकलीफ है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। साथ साथ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक बार फिर लाहौर में डेरे डालने का फैसला किया है, जिसके पेश नज़र गवर्नर हाउस में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वो आइंदा कुछ दिन लाहौर में क़याम करेंगे और इस दौरान उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकात का इम्कान है। इसी तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसके बाद तो यही तस्वुर किया जा रहा है कि हुकूमत मजबूत हो गई है, कानून साजी का रास्ता भी ज़ाहिर है हुकूमत के लिए आसान हो गया है। एक तो सबसे पहली बात कि इन खबरों के क्या मकासद हैं, क्योंकि ऑल दोनों खबरों की तरदीद भी आ गई है, और आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई आसिफ अली ज़रदारी साहब की कुर्सी जो है सदर पाकिस्तान की वो ख़तरे में हो सकती है? अच्छा, नवाज शरीफ साहब की अडाला जेल जाने वाली खबर तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, मुझे नहीं समझ आई ये कहाँ से आई। जहाँ तक ज़रदारी साहब का ताल्लुक है तो वो उसमें मतलब थोड़ी सी जान हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है, आपको याद होगा कि ये जब कैनाल्स का इशू बना था और सिंध में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया उस पर, तो उसमें पीपल्स पार्टी बज़ाहिर बहुत लेट शामिल हुई और वो उन दिनों ये डिस्कस भी करते रहे कि बिलावल जो तकरीरें कर रहे थे वो जलसों में, वो बड़ा तो सोच समझ के बोल रहे थे और बिल्कुल क्लियर कट ना मुखालफत कर रहे थे ना हिमायत कर रहे थे। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी। और उस वक्त आपको ये भी याद होगा कि कोरोना का एक नया वेरिएंट आया था जिसे मैंने कहा था ये कैनाल्स वेरिएंट है। जरदारी साहब हॉस्पिटल गए और उसके बाद काफ़ी अरसा वो ऐवान सदर नहीं गए, हॉस्पिटल से वो घर शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने क़याम किया काफ़ी अरसा। उन दिनों ये अफवाह थोड़ी सी गर्म हुई कि शायद जरदारी साहब अब सदर नहीं रहेंगे, उनको हटाया जा रहा है, और ये इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया था उस एहतजाज पे, क्योंकि एक इनका इजलास था जिसमें वज़राए आला शरीक थे। उसमें मुराद अली शाह साहब से ये कहा गया था कि ये जो एहतजाज हुआ है ये इसके सबूत मौजूद हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी खुद शामिल थी। तो उस हवाले से वो उस वक्त चूँकि थोड़ी बहुत बात हुई थी और अब दोबारा इस पर बात हो रही है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ वो आ जाते हैं, उसके फार्मूलाज आ जाते हैं कि जी वो शायद 17वीं आईनी तरमीम में फील्ड मार्शल साहब को बना दिया जाएगा। फिर आ जाता है कि नहीं जी वो PMLN चाह रही है कि नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट बन जाएँ। तो इसलिए ज़ाहिर है जब स्पेकुलेशंस होती हैं, और मोहसिन नकवी साहब का जो अभी आपने जवाब सुनवाया उसमें भी मुझे कोई कैटेगोरिक वो तरदीद उस तरह से नज़र नहीं आई। वो यही कह रहे हैं ना कि वो बस वो उन लोगों को तकलीफ है, वो इस तरह की बातें कर देते हैं और सोशल मीडिया पे आप एतबार ना करें, सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि आपको पता ही है जरदारी साहब कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, लेकिन बेटे जब बड़े हो जाते हैं और फिर किसी काबिल भी हो जाते हैं तो फिर बाज़ दफ़ा वो आपकी सुनते भी नहीं होते। लेकिन बहरहाल जो भी मामलात है, इसमें मुझे थोड़ी सी वो कोई सदाकत लगती है इस चीज़ में जरदारी साहब के हवाले से कि वो शायद वो नाराज़गी मौजूद है और अगर तो वो ख़त्म होगी। और फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी अभी तक ब्लैकमेल कर लेती थी बड़े आराम से। आपने मखसूस नशस्तों का जिक्र किया,
उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन खत्म होगी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि गवर्नमेंट को तो जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है 2/3 मेजॉरिटी उसको मिल गई। अब पीपल्स पार्टी उस तरह से ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती। और मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही अगर आपका कोई मूड हो तो बताइएगा। उसकी वजह ये कि वो जितनी लिस्ट दी थी ना नून लीग ने वो भी खत्म हो गई है, वो मजीद लोग देने पड़ेंगे। तो इसलिए आपका चांस बन सकता है दुआ। इलियास साहब चाहें तो ये भी हो सकते हैं। चलिए इलियास साहब, मैं शो के बाद फिर आपसे बातचीत करती हूँ। आमिर साहब, आपको क्या लगता है किसको तकलीफ है? जो मोहसिन नकवी ने ज़ाहिर तरदीद किया, वो कह रहे हैं कि इतना मिसाली इत्तेहाद पहली दफ़ा हुआ है और कुछ लोगों को तकलीफ है। तो ये जो नवाज शरीफ साहब की खबर के हवाले से कि वो डियाला जेल जाना चाहते हैं, फिर खबरें तो यहाँ तक भी सोशल मीडिया पे आ जाती हैं कि अब नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद कर सकती है, पीपल्स पार्टी को साइड पे करना चाहती है। तो आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या वाकई सदर की कुर्सी को खतरा है और क्या वाकई नवाज शरीफ साहब डियाला जेल जा सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो 2 सीटें आई हैं वो केपी से आई हैं, नेशनल असम्बली की, वो पंजाब से नहीं आई। चले लिहाजा आपका चांस, मतलब आप मुझे खुश नहीं होने दे रहे हैं? एफिडेविट नहीं बढ़वा सकते दुआ का? नहीं, जो सच्चाई और हकाइक पर मबनी है ना, बात वही होनी चाहिए। आमिर भाई रास्ता निकालें यार, दुआ खान समझ लें उनको आप। नहीं, इस खत से पहले, इस खत से पहले अगर इनका रेजिडेंस प्रूफ नहीं और वोट केपी में शिफ्ट हो जाता तो ये सब कुछ मुमकिन था। इस खत से पहले ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर हो सकता था, अब नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बात हो रही है ना जी 2/3 और फलाना और आज़ाद हो गया, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। सादा अक्सरियत भी बगैर पीपल्स पार्टी के PMLN के पास नहीं है। 2/3 तो फिर साबित ही नहीं हो सकती ना कि आप कैसे करेंगे बगैर पीपल्स पार्टी के, ना सेनेट में ना कौमी असम्बली में। जहाँ 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में हुई है वो तमाम इत्तेहादियों को मिला के हुई है। पहली बात तो ये समझने की है कि ये, दूसरे, जब ये नशिस्तें आई, मैं आपको कोट एंड कोट बता देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से कुछ लोगों ने कहा कि अब हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी हर रोज़ ब्लैकमेल करती है। तो उन्होंने वहाँ पे तंबीह की कि सब सुन लें, आज कर लिए बात, फिर नहीं करनी। हम आए भी इकट्ठे थे, हम जाएंगे भी इकट्ठे। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिटी के साथ अपनी पार्टी के जिन लोगों के जहन में थोड़ी सी कोई समखराशी मौजूद थी वो दूर कर दी, ये कह के कि कोई दोबारा बात ना करे, हम आए भी इकट्ठे थे, हम जाएंगे भी इकट्ठे। मैं मिलिट्री साइड की बात अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता देता हूँ कि वहाँ पे किसी किस्म का अभाव नहीं है इस सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज करने का। वो कहते हैं आपके जहन में है 27वीं तरमीम, आप कर लें, खुद मीडिया कर ले। आपके जहन में है कि इमरान खान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप रोज़ाना डिस्कस करते रहें। हमारे नज़दीक पाकिस्तान के 2 इशूज़ इस वक्त सबसे बड़े हैं। एक हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और दूसरे हैं सिक्योरिटी के, इसके इक्तिसादी इश्यूज। क्योंकि जो रीजन में सिचुएशन बन रही है, आज हमारे सवाल में नहीं है, लेकिन फील्ड मार्शल का जो खिताब हुआ है NDU में, वो बहुत जामिया खिताब है और इंडिया को हर तरह से एड्रेस किया है कि हम आपकी तसल्ली तशफ़ी करा देंगे अगर आप हमारे इक्तिसादी हब पे आएंगे, बंदरगाहों पे आएंगे, आप मिलिट्री मतलब बेसिस की तरफ आएंगे, आप हवाई जहाज़ों की तरफ आएंगे, बहरी जहाज़ों की तरफ आएंगे। बिल्कुल कैटेगोरिकली उनकी एक एक चीज़ का आप ये देखें कि फील्ड मार्शल का ट्रंप की मीटिंग के बाद से ये पहला बयान है और वो सीधा इंडिया को एड्रेस कर रहा है, खित्ते की सिचुएशन को बता रहा है और बता रहा है कि सिविल मिलिट्री आपस में ताउन, ये मैं लिख के लेके आया हूँ कि जनाब सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हम आंगी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया कि वो जा रहे हैं सिनर्जी की तरफ कि हर तरह से होनी चाहिए बेहतरी ताकि आगे चल सकें। तो वो उन्होंने छोड़ दिया हुआ है मीडिया के ऊपर कि आप अपना धंधा आपको चस्का शस्का मिलता है, इसको डिस्कस कर, उसको डिस्कस कर। हमारे नज़दीक इस वक्त इक्तिसादी और सिक्योरिटी इशूज़ हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं और हम आगे बढ़ाएंगे। अब आप आ जाएँ कि जी ये खबर क्या आ रही है नवाज शरीफ वाली, जिन्होंने दी है जिम्मेदार वो खुद बताएंगे कि कहां से आई। ये हो ही नहीं सकता। जब नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि वो वजीर आजम थे, वो चल के उनके पास बनीगाला गए और उन्होंने बदले में सड़क मांग ली, बस ये हमारे हीरो का काम था। और बाद में वो घड़ी के ऊपर करा दी थी कि मैंने घड़ी बेच के सड़क बना ली। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने थी, ये उस वक्त उनकी जिम्मेदारी थी। आज वो अगर पंजाब के अलावा किसी एक इशू में फेडरल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हुए, वो थी इंडिया से पहले जंग, जो 2-3 घंटे पहले मीटिंग हुई आर्मी चीफ की, प्राइम मिनिस्टर की और नवाज शरीफ की, जिसमें इसके अलावा वो फेडरल गवर्नमेंट के किसी इशू में नहीं आए। मतलब आए असेंबली में चले गए लेकिन किसी मीटिंग में नहीं, कहीं भाई के साथ नहीं, वो बेटी के साथ जरूर बैठते हैं, पंजाब की मीटिंग्स भी दी हैं, मशवरे भी दिए हैं। तो
आपके जहन में अगर ये बात आई है नवाज शरीफ वहाँ जा रहे हैं तो वो भिजवा दें, बिल्कुल मुझे कोई अभाम नहीं है कि वो वहाँ नहीं जा रहे। जहाँ तक सदर मुमलिकत की बात हो रही है तो सदर वाली किस्सा कहानी सिर्फ इतना है कि देखें सदर खुद रिजाइन करें कर दें, उन्हें आप आईनी तरमीम से भी नहीं हटा सकते। इस तरह की आईनी तरमीम नहीं हो सकती कि आप उन्हें घर भेज दें। सदर इस सिस्टम के जो 2-3 जामिन हैं उनमें से एक हैं, लिहाजा ये सोचना, ये गपशप हो सकती है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बड़े ओवरबर्डन है जी, ऐसा सदर होना चाहिए जो बड़ा मुतारिक हो, ये बड़े बीमार शुमार हैं, ये वो कहानियां गॉसिप ड्राइंग रूम में चल रही हैं। जब कभी आएगी हम और आप यहीं बैठ के देख लेंगे। जी फैसल साहब, दुआ देखें, बात असल में ये है कि सदर साहब रहें चले जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, या प्राइम मिनिस्टर साहब रहें चले जाएं, क्या जिनका सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि सदर साहब को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। बाहर के आदमी को तो राय भी नहीं देनी चाहिए, जिन्होंने सदर बनाया बेहतर समझेंगे। बात ये कि सदर साहब भी इस फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं ना। हमने तो सारा मलबा, इस मुल्क ने सारा मलबा तो फॉर्म 47 का नून लीग के ऊपर डाल दिया ना। सिर्फ नून लीग थोड़ी फॉर्म 47 की बेनिफिशरी है, जितनी नून लीग है उतनी ही पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है। तो आप अगर आप सिस्टम से ज़रा सी भी कुछ आगे पीछे करेंगे तो आप तो कोई अपने पैरों पर तो खड़े होकर आए नहीं है ना, अपने पैरों पे आप खड़े होने की सख्त रखते हैं सियासी तौर पे। तो आप इनके रहने या नहीं जाने से कोई पाकिस्तान की सियासत में या मौजूदा निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आनी, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। इनको हटा के आप किसी और को सदर लगा दें, किसी को आप चेयरमैन सेनेट चेंज कर दें, कौमी असम्बली का स्पीकर चेंज कर दें, वज़ीर-ए-आज़म चेंज कर दें, क्या फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त मुल्क में जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है उसमें इन सियासी ओहदों की या आइनी ओहदों की कोई वो हैसियत नहीं है, वो इनके आने से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हमारा आपका मौजू का गुफ्तगू होनी नहीं चाहिए, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, ये जो लोग हैं अपने प्रोटोकॉल के लिए हैं, वो अपनी सीट को खुद एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप जो समझे कि उनकी वजह से आप वो एंजॉयमेंट आप तक पहुंची तो ऐसा तो नहीं है, आपसे मतलब आम आदमी तक, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो कोई दूसरा आदमी आके उस चीज़ को जो है वो एंजॉय कर लेगा। बाकी जो आपका है कि नवाज शरीफ साहब को कुछ ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पर जाएं, और किस बुनियाद पर वो वहाँ पर जाएंगे। नहीं कि अगर आप समझते हैं कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए इमरान खान के पास जाना है तो उससे ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप इस फॉर्म 47 को सही कर लें। इस मुल्क का निज़ाम ख़राब इस वक्त हुआ हुआ है फॉर्म 47 से। फॉर्म 47 को दुरुस्त किए बगैर आप कोई चीज़ को सही नहीं कर सकते। आपको पहले 8 फरवरी सही करनी पड़ेगी। 8 फरवरी आप सही नहीं करते तो फिर कोई जाए, कोई किसी से मिले, कोई मुज़ाकरात करे, कोई किसी ओहदे पे रहे नहीं रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर रहते हैं तो फिर भी फर्क नहीं पड़ना, चले जाते हैं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, वो इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, कि आग ना लगी हो तो धुआं नहीं उठता। अगर धुआं उठ रहा हो तो इसका मतलब है कि कहीं आग लगी हुई है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जी अफवाहें हैं, जिन सहाफ़ियों ने ये ख़बर चलाई है वही बेहतर जाने, तो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग बिहाइंड इट, कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अच्छा, अब ये जो वो कुछ ना कुछ चल रहा है, इससे पहले भी हमने जब 26वीं तरमीम आखिर दम तक आप देखें कि गवर्नमेंट डिनाई करती रही कि जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, और फिर किस तरह से रातों रात जो है वो तरमीम लाने की कोशिश की गई। तो ये तो इन डिनाइल रहेंगे। और एक चीज़ ये कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम तो अवाम का नुमाइंदा नहीं है, अवाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अवाम की उमंगों का तर्जुमान तो नहीं, ये तो किसी और की उमंगों का तर्जुमान है, ये तो किसी और का लाया हुआ निज़ाम है। तो ये तो महज ये पुतले हैं, ये सियासी पुतले हैं, जो पुतली तमाशा जो कर रहा है, डोरियां तो उसके हाथ में है ना, वो इनको जिस तरह से भी नचाने की कोशिश करेंगे ये नाचेंगे। सही, इनके पास अपना इख्तियार नहीं है, जो वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, जिस तरह से इलेक्शन यहाँ पे हुए, जिस तरह से बाकी मुल्क में हुए, या जिस तरह से पंजाब में हुए। अच्छा, एक क्यों लाई जाए, क्यों प्रेसिडेंट को हटाना, और क्यों ये बातें 27वीं तरमीम और ये वो चल रही हैं। देखिए, प्रेसिडेंट का ओहदा नो डाउट ये एक बहुत पावरफुल ओहदा होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, जो रियासत का सरबराह होता है, और बहुत ज़्यादा उसके पास मराहत होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटीज़ उसके पास होती हैं कि आप उसको जो उसको इम्यून करता है मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से भी।
तो उस ओहदे पे नो डाउट बहुत सारे लोगों की नज़रें होंगी। और फिर ये जिस तरह से ये हाइब्रिड, यानी ये तो कहा जा रहा है और जो नून लीग के लोग खुद भी अब ये कह रहे हैं कि जी वो तो अभी तो मखसूस नशस्तों के बाद हमें सिंपल मेजॉरिटी तो नून लीग के पास आ गई है, उनको अब जो है वो पीपल्स पार्टी की शायद ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कल परसों ये कहा था कि जी सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास आ गई है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इत्तेहादी रहेगी, इत्तेहाद हमारा कायम रहेगा। लेकिन इत्तेहाद उस सूरत में कायम रहेगा जो पीछे जो लोग जिन्होंने ये सेटअप बनाया है, जिसको इन प्लेस किया है, उनकी थिंकिंग क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मईशत जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। और ये शायद वो जो फैसला साज हैं उनको ये समझते हैं कि ये मुल्क की मईशत को इस जगह लाने में जो है वो किरदार वो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन का है कि ये इन्हीं सियासतदानों ने ही इसको मईशत को इस नहज पे लेके आए हैं। और शायद इसी वजह से ये जो हाइब्रिड निज़ाम जो पिछली कोशिश की गई थी इमरान खान के ज़माने में, उस वक्त भी ऐसा ही था। देखिए ये कोई अगर कहता है ना कि इस वक्त जो है वो बड़ी हम आहंगी है सिविल और मिलिट्री, और ये तो इमरान खान साहब भी कहते थे, उसके ज़माने में भी यही बातें होती थी कि जी वो सेम पेज पे हैं और सेम पेज पे, और बाकी पॉलिटिशियन को उनको जो है वो साइड पे करके कि नहीं जी इस वक्त आइडियल रिलेशनशिप है। तो हमेशा से आइडियल रिलेशनशिप ही होता है, ये नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज वो जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने ये सेटअप अभी लेके आए हैं, उनके माइंड में जो कुछ है तो नो डाउट आपको उनके माइंड में भी ये होगा। एक तो ओहदा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो इम्यूनिटीज उसमें जो उसको हासिल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उस हैसियत से आप जो कुछ कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब होगा ये कि जो अगेन इंटायरली स्पेकुलेशन है, लेकिन जो बातें चल रही हैं उसी के तनाजुर में हम बात कर रहे हैं कि अब वैसे तो सदर साहब को हटाना जो है बगैर इम्पीचमेंट के उसको तो उस तरह से नहीं हटाया जा सकता। और इम्पीचमेंट वाला राउट तो मेरा नहीं ख्याल के किसी तरह से आएगा। लेकिन हाँ ये है कि सदर साहब के साथ जो है वो गिव एंड टेक किया जाए कि वो क्या लेंगे और क्या देंगे इस बदले में, तो फिर जो है वो हो सकता है कि कोई ऐसी चेंज जो है वो माजी में फैसला साजों के माइंड में मौजूद हो। जी इलियास साहब, आपको लगता है कि जिस तरह दुआ मैंने एक सवाल करना है जी, मैं आपको बाद में मौका दूं, अभी चलें जी आप कर लें। मैं नवीद साहब से बात करना जी ठीक है, कर लें जी। मेरा सिर्फ ये है कि देखें, मैंने चार्ट निकाला है 123 इंक्लूडिंग रिजर्व सीट्स जो 13 कौमी असम्बली में बहाल हुई हैं, PMLN पहुंची है। ये 169 मैजिक फिगर है सादा अक्सरियत का। ये कैसे है? आप कह रहे थे ना कि सादा अक्सरियत हासिल हो गई है, वो कैसे हासिल हुई? मुझे तो मेरे पास सामने चार्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आप डार साहब को कोट कर रहे थे। नहीं सर, उसने नहीं कहा, नहीं डार साहब ने ये नहीं कहा कि हमें सादा अक्सरियत। आपने बाद में उनका नाम लिया कि उन्होंने भी ये, आप अपना सुन लें, मैं इसलिए क्वेश्चन उठा नहीं ये रिपोर्ट हुआ मैं इसीलिए कह रहा हूँ 123 हमें उस पे जाना है जो नेशनल, मैं अखबारात की क्या सबकी मैं सुन भी रहा था उनको लाइव भी। 123 है PMLN के, सादा अक्सरियत कैसे हो गई? 169 चाहिए और 74 पीपल्स पार्टी के हैं। राणा साहब जब तक सेम पेज है ये 230 है, इसको सिंपल भी छोड़ें, ये 230 है। 230 तो बन रही है, मैं तो कह रहा हूँ PMLN को सादा अक्सरियत कैसे दे दी? PMLN के पास ही 230 है बस, और कुछ नहीं, पेज सेम है, उन्हीं के पास है, सबके पास है, वो सबके पास है, सबके पास है। नहीं वो जिनके पास है वो जिसको चाहेंगे देंगे। अभी जो सूरत, मैं यही कह रहा हूँ, उनका फैसला अब तक तो यही है जो मैंने आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पे कहा। लिहाजा ठीक है, आप 169 कर देते हैं, अपनी मर्जी है, वो क्या करेंगे जब आपने ही कर दिया। इलियास साहब, अच्छा, जब तबीयत नासाज हुई थी जरदारी साहब की, प्रेसिडेंट साहब की, तो उस वक्त बड़ी बातें थी कि चेंज करने के लिए 2-3 नाम भी आए थे। तो उसके बाद जो था वो सारी सूरत हाल जब क्लियर हो गई तो उसके बाद कोई अभी चेंज करने की बातें, ये जो पुरानी बातें हैं उनको लेके चला जा रहा है कि जी चेंज करने की बातें।
तो जो इस पर जो मीडिया के चंद दोस्त हैं वो बिल्कुल कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इस बात बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक जो इत्तेहाद की बात है कि इनका आपस में इत्तेहाद, इनका इत्तेहाद इसी तरह चलेगा, क्योंकि देख लें पंजाब में भी चल रहा है। पंजाब में जो इनकी डिमांड्स थी वो जो कि हमें चीज़ें जो मिलें वगैरह, वो पंजाब में बिल्कुल सूरत हाल उसी तरह है। इनकी कोई डिमांड्स वगैरह वो पूरी नहीं हुई पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी फिर भी उनके साथ चल रही है। तो अब जो सूरत हाल जिसमें सीटें ज़्यादा हुई हैं, तो अभी अक्सरियत तो नहीं है ऐसी कह सकते, लेकिन जो सूरत हाल है ये फिर भी साथ ही चलेंगे। क्योंकि कल डार साहब भी कह रहे थे कि नायब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल साथ इत्तेहाद चलेगा और बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। लेकिन इसमें अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ देखने में आ रही है कि जी इनके आपस में इख्तलाफात, इनके इख्तलाफात हैं बिल्कुल बीच में हैं, लेकिन आपस में जब ये मिलते हैं तो फिर बातचीत। आप देख लें, आप काफ़ी अरसा हो गया है कि बिलावल साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं की इनके साथ। जाहिर है इस वक्त उनको पता है कि इनको साथ चलना है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट के मज़े वो भी ले रहे हैं। अगर पिछले दिनों बातें हुई उसकी भी बड़ी तरदीदें आई कि जी वो अपनी सीटें लेना चाहते हैं, यानी कि वजारतें लेना चाहते हैं। तो वजारतों की जो बातचीत हो रही थी उसमें भी कोई ऐसी बातचीत नहीं, इनकी दोनों तरफ से तरदीद हुई, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और इस तरफ। लेकिन ये इसी तरह चलेंगे जैसे है कि आपस में एक दूसरे को साथ लेके खींच के एक दूसरे को साथ चलेंगे। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ देखेंगे कि मुस्लिम लीग स्ट्रांग होती, तो मुस्लिम लीग फिर जैसे पहले इनकी बातें मान लेती थी, अब इनकी बातें फिर नहीं उस तरह मानेंगे। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इदराक है कि अपने आप को इन्होंने अपनी बका के लिए अपने आप को पंजाब में भी और सिंध में भी और केपी में रखना है। तो बलूचिस्तान अगले इलेक्शन में सीटें लेनी है, तो इनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा ताकि ये अपने आप को करेंगे। जाहिर है जरदारी साहब ने आके लाहौर में पहले भी डेरे लगाए और मुलाकातें की, लेकिन उनको उस तरह के नताइज हासिल नहीं हुए जिस पर उन्होंने अपना जो इलेक्शन था सियालकोट के इलेक्शन पर उन्होंने बड़ी बातचीत की, अपना देखा कि कोई उनको उस तरह नहीं, वोट बैंक उनका उस तरह बड़ा नहीं है जिस तरह बढ़ना चाहिए। क्योंकि पंजाब में मुसलसल जो देख लें, लाहौर में भी इलेक्शन हुआ, उनको बिलावल साहब को भी इधर से लड़ाया गया, लेकिन उसको वो खातर का रिजल्ट नहीं मिल रहे जिस तरह के होने चाहिए। और बाकी जो दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब का मिलना वो अजीब ही सी बात है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त तो कोई नहीं जाएंगे। वो पहले जो था कि हादसा हुआ तो इस तरह, इस वक्त तो वो बिल्कुल एक मुखालिफ हैं, क्योंकि वो फॉर्म 47 की बात करते हैं तो वो बात सुनना नहीं चाहते। तो ये जो बात है ये बिल्कुल ये उड़ा देते हैं, कोई ना कोई बात उड़ा के, ताकि इसको चलाते रहते हैं। लेकिन ये जो दूसरी तरफ है कि सूरत हाल है ऐसे ही है कि मुल्क में इस तरह सियासी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए ज़रूरत है जो आपस में एक दूसरे को साथ लेके चलने के लिए, लेकिन उसमें कोई ये ना मुज़ाकरात का अभी तक इशू हुआ। हालांकि पीपल्स पीटीआई की जानब से मुज़ाकरात की गवर्नमेंट को कहा गया है, ना एस्टेब्लिशमेंट आती ना पीटीआई। आपको पॉइंट आ गया बरल जी। खबरें थी डियाला जेल जाने वाली नवाज शरीफ साहब की, और जरदारी साहब की सदारत जो है वो ख़तरे में है और किसको तकलीफ है इस पर हमने बात की है। राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। लियारी सानिया से मुतल्लिक हम सवाल उठाएंगे। क्या सानिया का जिम्मेदार सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है? क्या सिंध हुकूमत इससे बरी-उज़-ज़िम्मा है? इस तमाम मामले पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नोटिस का मकसद यही है कि जो भी इस पूरे वाक़े में जिनकी कोताही है उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। नाज़रीन, सानिया लियारी 27 बेगुनाह अफराद की जानें ले गया। 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने के बाद सिंध हुकूमत एक्शन में आई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को ओहदे से हटा दिया गया। सूबाई हुकूमत ने जामा होने वाले अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। जिन्होंने भी गफलत की उन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो दूसरी तरफ कराची में 588 इमारतों को खतरनाक और सिंध भर में 744 इमारतें हैं जिनको इंतहाई खतरनाक कहा गया है। और कमिश्नर कराची को 2 हफ्तों में तमाम खतरनाक इमारतों का सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है ताकि ये जो मखदूश इमारतें हैं फौरी तौर पर इनको गिराया जाए। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि
क्या आप समझते हैं कि सिंध जो ये सानिया हुआ लियारी का, उसका जिम्मेदार सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है? और ये हुकूमतें हमेशा हमने देखा गया, ये तो चले सिंध की बात है, ऐसा ही होता है जब अफसोसनाक वाक़या और ऐसे सानियात हो जाते हैं उसके बाद फिर गवर्नमेंट एक्शन लेने का आगाज़ कर देती है और मुख्तलिफ फिर कमेटियाँ भी बन जाती हैं। तो आपके ख्याल में ये जो बोसीदा इमारतों का कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी कराची में वाक़यात हुए, तो क्या मुस्तकिल हल है? देखिए, जिम्मेदार इदारा तो SBC है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इसको SBC है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस बला का नाम है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसका अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं ना, कि हम कहते हैं ना पाकिस्तान को तबाह करने में FBR का बहुत नुमाया किरदार है, तो इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में आप समझ लें कि FBR में पूरे साल में जितनी करप्शन होती होगी ना, वो SBCA में एक दिन में होती है। ये है जो हम कहते हैं सिंध को सिस्टम चला रहा है। सिंध को सिस्टम की जो बुनियाद है, जो बतन है, वो SBCA से निकला। और SBCA एक ऐसा इदारा है जहाँ वजीर आला की भी नहीं चलती, वजीर की और बाकी लोगों तो आप छोड़ दें, वजीर आला से को भी अगर आप बोलेंगे ना ये नक्शा प्रूफ करवा दो, तो वजीर आला भी वो नक्शा प्रूफ नहीं करवा पाएगा। वहाँ का जो सिस्टम है, वो जो जिस तरीके से सिस्टम को जो है वो ऑपरेट किया जाता है, वो उसके लिए सोने की कान है ना, वो लफ्ज़ भी जो है वो कम है। एक ऐसी माफिया का कंट्रोल है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर, वो ना किसी कानून को मानती है, ना किसी अखलाकियात को मानती है, ना वो किसी को जवाब दे, किसी को जवाब दे भी नहीं है। वो एक अजीब व गरीब जो है वहाँ एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम जिस दुनिया इस पर रिसर्च करे ना, सिस्टम है क्या, तो दुनिया की आंखें भी खुली की खुली रह जाए कि इस शहर के अंदर, कराची के अंदर जो है वो तबाही और बर्बादी जो है वो कैसे हो रही है। कराची का सिर्फ एक ऐसा इलाका है जहाँ एक छत डालने की जो रिश्वत है वो 1 करोड़ रुपए। अगर सिर्फ उस इलाके के अंदर 50 छतें रोजाना डलती हो तो सिर्फ एक इलाके से 50 करोड़ रुपए जनरेट करता है SBCA। ये सूरत हाल में कराची में जो इंडस्ट्रियां तबाह हुई, बर्बाद हुई, इलाके तबाह हो गए, इस पर कराची के इदारों का, कराची शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है, सीवरेज का, पानी का, उसका कलीदी किरदार जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। लेकिन ये किसी को जवाबदेह नहीं है। ये रियासत के अंदर भी एक रियासत है और ये ऐसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आप देखिए कुछ दिनों के बाद दोबारा हो जाएगा, हम और आप फिर प्रोग्राम कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे है जी, और अफसोस की बात भी यही है, सभी फिर इसके हिस्सेदार बनते हैं। आमिर साहब, ये जो फैसल ने बात बताई ना, इसको थोड़ा सा इन्होंने भी ना अल्फाज का नकाब चढ़ाया। एक छत डालने को कहें, एक मंजिल इजाफी, ऐसा ही है फैसल भाई? जी जी हाँ, देखिए मंजिल इजाफी कहाँ सही है आपकी बात। मतलब छत डालने में लोगों को ना छत डालें, सीधी बात बताएं कि जितनी आप हाई राइज करेंगे उतने आप पैसे देते चले जाएं। और यही मुकमुका होता है कि वो कह रहे हैं हमने नोटिस दिया, उन्होंने 2 मंजिलें बढ़ा ली, जाहिर है पैसे बन गए। अब जो वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो इस सिस्टम का हिस्सा है ना, कोई सिंध हुकूमत से बाहर तो नहीं SBCA जा रही। वो जो एक बुजुर्ग साहब पकड़े गए थे नैब के, आपको पता होगा, जिनके घर में पता नहीं क्या क्या गाड़ियां और पैसे सिंध में निकले, वो यहीं से निकल के मुस्तफीद होके गए थे ना, इस सिस्टम में आगे से आगे चले गए। और इनको चूंकि इतनी दफा बचाया गया है कि अब बिल्कुल कोई वहां पे शर्म हया नहीं है। बहुत इल्जामात है सिंध में चीजों के ऊपर के जो सप्लाई हो रही हैं वो नाकिस, क्या वो अब कहते हैं बस पैसे दो और फारिग हो जाओ। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी से, मुझे तो पहली दफा में था जब वो असेंबली में आए, तो ये होगा कि वो सिंध को मुकाबले में लाएंगे। मैं बार बार कहता होता हूं कि सूबों का मुकाबला होना चाहिए, चाहे वो करप्शन का है, चाहे वो अच्छे काम का है, मेरिट का है, लोगों की सेहत उसके ऊपर है, सिक्योरिटी के ऊपर है, मुख्तलिफ इशारियों में हर सूबे की कारकर्दगी सामने आनी चाहिए कि जनाब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जोर है ना वो रखें अपनी जगह, लेकिन कारकर्दगी भी बताएं कि आम आदमी की जिंदगी को सहल करने के लिए क्या, कि कराची का ये बहुत पुराना अलमिया है। अच्छा, ये सिर्फ कराची का नहीं है, बाकी जगहों पे इंसानी अलमिया तैयार है। लाहौर में तो शायद आपको इलियास साहब और अयाज साहब बता सकें कि काफी ओल्ड सिटी को सेट करने की कोशिश बहुत सालों से हो रही है, चल रही है। पिंडी में बेपनाह लावा फटा हुआ है। जितने पुराने शहर हैं, असल ये है कि उन लोगों के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप उनको नई जगह दें पहले, फिर आप उनको कहें कि जी अब आप शिफ्ट हो जाएं, हम इसको सेट करते हैं या गिराते हैं। ये जो नोटिस देना है ना, ये एक ड्रामा है। ठीक है जी, ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। आया साहब, अब ये सानिया लियारी का जिम्मेदार कौन है? सानिया सवात हुआ तो इस्तीफ़ों की बाज़गश्त सुनाई दी गई। अब इस तरह के वाक़यात पर तो हुकूमतें भी जिम्मेदार होती हैं जो उस सूबे में मौजूद होती हैं। तो आपके ख्याल में हमारे यहाँ ये रिवायत ही क्यों है, जब सानिया हो जाता है और उसके बाद होश में आ जाती हैं गवर्नमेंट्स के ये हो गया, अब ये होना चाहिए, अब ये कमेटी बना दो?
अच्छा, उसमें भी अगर होश में आ जाए ना ठीक तरीके से तो फिर एतराज़ की गुंजाइश नहीं बनती कि एक सानिया हो गया, उसके बाद वो कमेटी की सिफारिशात आएंगी, एग्जैक्ट उन पे अमल होगा, इतनी इमारतें मखदूश हो चुकी हैं, उनको गिराया जाएगा और उससे पहले लोगों को मुतबादिल जगह दी जाएगी कि आपके घर बनेंगे और आपकी जितना आपको 2 कमरे का घर था, 1 कमरे का मकान था, अपार्टमेंट था, आपको उतना ही मिल जाएगा और उसके बाद वो हो जाए, तो समझ में आती है बात। लेकिन ये किया नहीं जा सकता। उसकी वजह ये कि जिस सिस्टम की फैसल बात कर रहे हैं, या आमिर उसको ज़रा डिटेल में बता रहे थे, ये बेनिफिशरी हैं उस सिस्टम के। ये जो सिर्फ इतना ही होगा कि 2-4 एक अफसर को हटा के उसकी जगह दूसरा लगा देंगे, और 2-3 और को मुअत्तल कर देंगे, कुछ कर आके वक्ती तौर पर उस पर मट्टी डाल देंगे और आप और मैं मुतमईन हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा। और फिर एक खुदा न खास्ता एक हादसा होगा, फिर कोई सानिया होगा, और उसके बाद फिर हम बैठ के बात करेंगे, फिर एक कमेटी बनेगी, फिर उसकी सिफारिशात आएंगी। तो ये सिस्टम आज से नहीं, मुद्दत से चल रहा है। आमिर लाहौर का कर रहे थे, तो लाहौर का तो बहुत, ये जो वॉल्ड एरिया है, इसमें जितना काम हुआ है शायद ही मुल्क के किसी और हिस्से में हुआ हो। वो बहुत बेहतरीन, उसकी सड़कें हर चीज़ बड़ी शानदार बन गई हुई है। सही जी। इलियास साहब, देखिए, इसमें तो सबसे बड़ा ये सानिया, इतना इसमें 27 कीमती जाने गई, उसके बाद 54 घंटे चलता रहा ऑपरेशन। आप देख लें कि इस दौर में भी 5 मंजिला बिल्डिंग थी, जिस तरह गिरी, सरिये वगैरह जो इस तरह था, ये सारे, ये तो है कराची जो अथॉरिटी है, जो बिल्डिंग अथॉरिटी, इसको तो करना चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ों को भी तो अपने ऊपर, रेस्क्यू सिस्टम और इस ऑपरेशन वगैरह को, सिस्टम को भी तो देखना पड़ेगा कि इतनी देर क्या काय की लगी, कीमती जाने गई, और ये जो चेक करते रहे। लेकिन इस सारे सिस्टम को ठीक करने पर अभी तो मज़ीद इमारतें, उनको देखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारा है कि इसमें साउथ का है, लियारी में अभी 22 बिल्डिंगें और हैं, तो इनको जब तक नहीं देखेंगे तो कैसे सिलसिला ये चलेगा। ये तो पहले इनको नज़रअंदाज किया कि मानसून के मौसम में तो ऐसा होता है, लाहौर में भी ख़तरनाक डिक्लेयर की जाती है कि बिल्डिंग्स वगैरह, तो उनको ये कहते हैं, उनके रहायशी, उन बिल्डिंगों को खाली करवाया जाता है। तो अभी तक जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको भी मुतबादिल नहीं जगह मिली। ठीक जी। नवीद साहब, अच्छा, दुआ देखें, ये स्केप गोट बनाना, कुर्बानी का बकरा बनाना, अभी जो है वो SCBA के हेड को जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया। क्या SCBA अकेले बैठ के ये खा रही है? जैसे कहा जा रहा है कि जी करप्शन से भरपूर है और ये गोल्ड माइन है कराची में, तो क्या वो अकेले बैठ के खा रही है? ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनकी साजबाज है, उनको भी उनका हिस्सा मिल रहा होगा। और ये सिर्फ एक नहीं, कराची में तो देखें हर एक इदारा, आप कराची वाटर बोर्ड को देख लें, यानी पानी हर कुछ दिन बाद जो है वो पानी का क्राइसिस शुरू होता है। हमें जो है वो 20-20 हज़ार रुपए के जो है वो टैंकर डलवाने पड़ते हैं। वो साजबाज है आपकी जो टैंकर माफिया और जो हाइडेंट माफिया है उसके साथ। तो मेरे ख्याल में स्केप गोट बनाने से इशू नहीं होगा। असल इशू इस शहर में गवर्नेंस का इशू है कि जो गवर्नेंस जो है वो ना होने के मुतरादिफ है। आपके पास बेसिक यूटिलिटीज नहीं है। आप ये देखें सड़कों का क्या हाल है, आप देखें ना, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे सड़कों का क्या हाल है। ये दुनिया में जाके देखें, दुनिया में जब वहां से आते हैं आप देखते हैं कि जी ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है जो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। यहाँ पे तो इस तरह से नहीं होगा। अगर ये नोटिस दिए थे तो आपने क्या उनको मुतबादल दिया था कि वो छोड़ के वहाँ गरीब लोग रह रहे थे, मैक्सिमम उनमें हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, आपने क्या उनको मुतबादल दिया था कि वो अब घर बार छोड़ के निकल के कहाँ जाएं, बाहर रोड पे आए? ठीक है, ये है कि इस तरह की खत्म हो गया जी, आपका पॉइंट आ गया। आप सबको शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।